लॉ पढ़ने से पहले कुछ बात ध्यान में डाल लो, ठीक है। बात ध्यान में क्या डालना है ना कि लॉ में ना बहुत ज्यादा क्यों और कैसे का स्कोप नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते थे तो वहां पे क्यों कैसे का स्कोप था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा काहे हो रहा है, सर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो गया, ठीक है। बट लॉ में उतना स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और सेक्शन में जो बात लिखा होगा, ठीक है, डेफिनेशन होगा, तो वहां पे अब ऐसा क्यों लिखा है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक्ट पास है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमको उसको पढ़ के इंटरप्रेट करना वो बात अलग है, ठीक है। दूसरी बात, आप जब लॉ का आंसर लिखोगे अपने एग्जाम में, ठीक है, तो अगर आप कहीं भी सेक्शन कोट करते हैं, तुम लिखते हो सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 लिख के जब आंसर लिख रहे हो तो आप हूबहू वही बात लिखोगे जो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। मतलब अपने मन से वर्ड्स में कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। कि सर द अच्छा लगा तो इज लगा दिए, फुल स्टॉप नहीं तो कॉमा लगा दिए, कॉमा नहीं अच्छा लगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिए, ऐसा कुछ नहीं। एकदम जैसा लिखा हुआ है वैसा हूबहू आपको कॉपी करना है, ठीक है। हाँ, आप उसको अपने ओन वर्ड्स में वहां अलग से लिख सकते हो फिर, लेकिन आप वहां पर सेक्शन मेंशन नहीं करोगे। क्योंकि जैसे ही आप सेक्शन मेंशन करते हो, ठीक है, किसी भी डेफिनेशन के लिए लेके, तो वो फिर हूबहू होना चाहिए, क्योंकि आप रेफरेंस दे रहे हो कि सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है। और अगर आप सेक्शन 5 लिख के कुछ अपने मन से लिख देते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे लॉ क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है बेयर एक्ट, ठीक है। बेयर एक्ट का मतलब होता है कच्चा कानून, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वैसा एक्ट, ठीक है, वो एक्ट जिस फॉर्म में वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ होगा, ठीक है, तो इसका एक बेयर एक्ट होगा। तो बेयर एक्ट क्या होता है ना कि जिस लैंग्वेज में इसको पास किया गया है ना, वो लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेयर एक्ट नहीं होता है। हम लोग जो लॉ पढ़ते हैं, जो एक्ट पढ़ते हैं, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। मतलब उस बेयर एक्ट से कुछ मीनिंग इंटरप्रेट किया गया, ठीक है, और उसको आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो एकदम प्योर लॉ का लैंग्वेज होता है, मतलब जिस लैंग्वेज में वो पास हुआ है। और फिर वहां से एडवोकेट लोग क्या करते हैं ना, जब वो लोग केसेस लड़ते हैं बड़ा बड़ा, तो वो लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। वो लोग ये सब लॉ का बुक नहीं पढ़ते, ठीक ना, ये एकेडमिक पर्पस के लिए है। वो बेयर एक्ट पढ़ते हैं क्योंकि वहां से उनको ना एक बात का कई सारा मीनिंग निकालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं, बेयर एक्ट, ठीक है। तो हम पहले इसलिए थोड़ा बता दिए कि लॉ को पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। दूसरा बात, यहाँ हम लोग चीजों को समझेंगे भी, लेकिन हाँ, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन याद करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप समझ जाइएगा, ठीक है, अपने वर्ड्स में बता दीजिएगा, लेकिन जब लिखना होगा, आपको डिफाइन करना होगा, तो फिर आपको वो पर्टिकुलर वर्ड्स चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो सेक्शन 2 में किसी, मान लो ऑफर का डेफिनेशन है, तो ऑफर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है वो हूबहू होना चाहिए एकदम, उसमें कोई चीज नहीं। बाद में तुम नीचे में अपने ओन वर्ड्स में इंटरप्रेट कर लिखो, इट इज फाइन, वो चलेगा। बट व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ सेक्शन, the definition and the words must be similar to that section, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ सर सेक्शन का बात, लिखना कैसे सर, पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब बहुत जो हम लॉ में पढ़ेंगे, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, ठीक है। तो अब जब भी हम कहीं बोलेंगे, मान लो बोले सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, हम क्या बोले, सेक्शन 2, तो सर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन ए, ये तरीका लिखने का गलत है, ठीक है। कैसे लिखेंगे सर, सर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, मतलब फिर से आपको सबसेक्शन लिखना नहीं है, ठीक। तो ये सब कुछ बेसिक्स बात था जो हम लोग को जानना चाहिए था बिफोर स्टडिंग द लॉ, ठीक है, किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए, ठीक है। हम लोग बेसिकली वही एक्ट पढ़ने वाले हैं, वही लॉ पढ़ने वाले जो इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से क्या है, पास किया हुआ लॉ है, एक्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग बहुत सारा बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है।
कि कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, बेसिक टर्म्स क्या क्या है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, मतलब उस टाइम ये लॉ पास किया गया था और पास करके ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ। सो जस्ट गिव द हेडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। या उससे पहले एक सिंपल डेफिनेशन लो, मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ। मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ, मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ। और सबके अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, टर्न ऑन द कैमरा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिजनेस लॉ का मतलब क्या हो गया, ठीक है, बिजनेस लॉ का मतलब हो गया कि सर वो एक्ट, वो लॉ जो एक बिजनेस पे कॉमनली अप्लाई होता है, हम लोग उस सारे लॉ को पढ़ने वाले हैं। हम लोग का सिलेबस है बिजनेस लॉ, तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, फेमा है, फेरा है। मतलब सर एक आप जो प्रॉपर बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस पे जो भी लॉस लगेगा, जो भी एक्ट एप्लीकेबल होगा, वो सारा बिजनेस लॉ के अंदर आता है, ठीक है। अब बिजनेस लॉ का बेसिकली काम क्या है, तो बिजनेस लॉ का काम यही है कि आप जब बिजनेस करते हो ना, तो एक स्मूथ फंक्शनिंग में जाए, ठीक है, वो किसी भी प्रोविजन का, किसी भी कानून को ना तोड़े, ठीक है। आप सारे लीगलिटीज को मेंटेन करते हुए चलिए, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा, हमको भी दिक्कत नहीं होगा। आज के डेट में लॉ फॉलो करना, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो, चाहे वो जीएसटी हो, कुछ भी हो, ईच इवन अपना हम लोग जो इंडिविजुअल हैं, हम लोग सबको प्रॉपरली अपना लीगल स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए। बिकॉज बहुत ही जल्द, ठीक है, अपने इंडिया में क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास ना हर एक इंडिविजुअल का डेटा होगा, ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास डेटा होगा, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा, आपको कहाँ सैलरी आता है, आप कहाँ कमाते हैं, सब कुछ, जो कि अदर फॉरेन कंट्रीज में है। मतलब अगर यूएस या तुम किसी और फॉरेन कंट्री की बात करो, ठीक है, तो दे नो एवरीथिंग अबाउट देयर रेसिडेंट, जो वहाँ का रेसिडेंट है उनके बारे में उनको सब कुछ पता होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे चीजें क्या होता है, आसान होता है। तो सेम थिंग पे इंडियन गवर्नमेंट में काम चल रहा है कि मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है, क्या करते हैं, कहाँ से कमाते हैं, पैसा कहाँ से आता है, वो सबका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और दैट इज बीइंग डन थ्रू आधार। वो आधार के, जब तुम देख लो तुम्हारा आधार बैंक से भी लिंक होता है, आधार पैन से भी लिंक है, सब जगह से लिंक हो रहा है आधार को। तो ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि इंडिया में जो लोग भी रहते हैं उनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मतलब इलीगल काम करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी क्या इंडिया में कोई भी कहीं से आता है अदर कंट्री का, ठीक है, नेबरिंग कंट्री से आ गया, वो कहीं भी रह गया, कुछ भी काम कर लिया। बट इफ यू गो टू सम फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्री क्या छोड़ो, तुम नेपाल चले जाओ, तो इवन यू कैन नॉट डू द वर्क देयर, वहां पे भी तुमको वर्क परमिट चाहिए। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तुम आसपास देख लो कितना नेपाल का लोग आके मोमो बेचता है ना, या फिर वो फास्ट फूड की दुकान लगाता है, वर्क परमिट नहीं, इसलिए कोई वर्क परमिट नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। अब अगर हम लोग कंट्री के हिसाब से सोच रहे हैं, तो कंट्री जैसे ये जाने, जैसे तुम्हारी सिंपल सी बात है, अगर मान लो सुएज का ही घर है, ठीक है, कल को कोई आए घर में रह जाए, या कोई घर पे आता है, पूछे ना कि आप कहाँ से आए हो भैया, क्या काम है, इतना हम लोग सबको पूछते हैं। लेकिन जब ये कंट्री का बात होता है, सब कोई भूल जाता है इस बात को कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, नहीं, वो कैसे भी आ गया, रह गया और अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो रिसोर्स हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एक तो रिसोर्स नहीं कम होता है, तो रिसोर्स भी क्या होता है सर, और बढ़ जाता है, ठीक है, और वो नहीं मिल पाता है। एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट के पास और चैलेंज आ जाता है। जैसे अगर अभी तुम जाओगे लेटेस्ट डेटा से, तो इन आवर इंडिया ऑन अ डेली बेसिस 1 ऑस्ट्रेलिया इज प्रोड्यूस्ड। अपने इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 2 करोड़ पॉपुलेशन का बर्थ होता है, ठीक है। तो काफी मुश्किल हो जाता है कि सबको सारा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। इसीलिए तैयारी किया जा रहा है कि नहीं, सबका डेटा होना चाहिए। जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको प्रॉपर वीजा लगाना होगा, वर्क परमिट लेना होगा, ठीक है, वो सब चीज। तो ये सब चीज हम लोग लॉ के अंदर पढ़ेंगे आगे आके, ठीक है। लॉ इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा, ठीक है। बस इसी बात का ध्यान रखना कि जो बात सेक्शन में लिखा हुआ है सर, वो लिखा हुआ है, वहां पे आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो लिख लो बिजनेस लॉ में क्या होता है। Business law regulates, business law regulates
the conduct of business law regulate the conduct of a businessman or the people who are doing the business, or the people who are doing the business. Full stop. It regulates the right duties and obligation of business and businessman. Of business and businessman. ठीक है. Now अब हम लोग आ जाओ अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 1872, मतलब 1872 में ये एक्ट को पारित किया गया था पार्लियामेंट में, और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ ऑल ओवर इंडिया में. ठीक है. दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया. ठीक. अब तो जो भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो सब जगह अप्लाई होगा, बिकॉज जम्मू कश्मीर से 35A और कौन था सेक्शन 25A था ना, और 370. ठीक है. 370 and 35A. 335A. 35A में ये था कि कोई भी जो रेसिडेंट नहीं है कश्मीर का, दे कैन प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो हम लोग भी खरीद सकते हैं. और प्लस ये था कि मतलब किसी भी एक्ट को पास करने के लिए वहां के पार्लियामेंट उस एक्ट को अलग से पास करना पड़ेगा, तभी वो लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा, जो कि 370 में था. ठीक है. तो उसको भी हटा देगा. तो अब जो भी एक्ट इंडिया में लगता है, इंडियन पार्लियामेंट पास करती है, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा. ठीक है. अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम क्या है. ठीक. तो कॉन्ट्रैक्ट से क्लियर है सर. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच संधि. ठीक है. अब पहला बात क्या है सर, हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे वो हम लोग बिजनेस के नजरिए से पढ़ेंगे. ठीक. हम और खुशी एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं सर? सुएज को किडनैप करना है. ठीक है. मेरा खुशी का कॉन्ट्रैक्ट है कि सुएज को घर से किडनैप करना है. तो क्या सर इस कॉन्ट्रैक्ट पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा सर. क्यों नहीं होगा सर? ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, किडनैप करना. इलीगल. ये इलीगल है. दूसरा क्या है सर, ये बिजनेस के टर्म्स में आया ही नहीं सर, ये बिजनेस नहीं हुआ. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा ही नहीं. ठीक. चलो ठीक है, चलो हम लोग चेंज किए, सोचे हम और संजय मिलके दुकान खोलते हैं. ठीक है. तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा. ठीक है. वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? बहुत सारी चीज होगा. ठीक ना. जैसे क्या होगा सर, क्या क्या होगा, क्या एग्रीमेंट बनेगा, क्या अपना टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, एवरीथिंग उसमें मेंशन रहेगा. ठीक है. एक एक करके हम लोग पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे. ठीक है ना. सब कुछ पढ़ेंगे, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है. इसमें तो पहले बातें हैं, देखो सर ये ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था ना? हाँ, ये ब्रिटिश लॉ है, क्योंकि 1872 में उसको इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था. यस सर. प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. देखो दिस एक्ट
This act came into force on 1st September 1872. This act came into force on 1st September 1872 while it was passed in the Indian Parliament on 25th April 1872. 25th April 1872 मतलब पार्लियामेंट में ये 25 अप्रैल 1872 में ये लॉ, ये कानून पारित हो गया था सर, ठीक है। बट इंडिया में एप्लीकेबल कब हुआ सर? तो मतलब कंट्री में एप्लीकेबल कब हुआ? तो हुआ सर 1st September 1872 से, एंड एट दैट टाइम इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उस समय ये जम्मू कश्मीर एप्लीकेबल नहीं था, ठीक। अब लिखो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, जितना भी डेफिनेशन लोग पढ़ेंगे ना वो सारा डेफिनेशन सेक्शन 2 में होगा। जितना भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे वो गुड्स का एक्ट का हो, ऑल डेफिनेशन इज रिटन इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। लिखो पढ़ना क्या क्या है, लिखो पॉइंट्स टू बी कवर्ड। फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, ब्रैकेट में जो सेक्शन 2, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी या फंडामेंटल टर्म्स लिख लो। टर्म्सोलॉजी बोले सर, टर्मिनोलॉजी लिखो या टर्म लिखो? सेक्शन 2 फिर लिखना जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 1 to 75, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक। क्या बोले सर? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 1 to section 75। From section 1 to section 75। दूसरा लिखो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 124 to section 238। section 124 to section 230। रिपीट करिए एक बार। क्या वो सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या बोले सर? सेक्शन 124 to section 238। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लिखना नंबर ए, अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट राइट नंबर ए, contract of indemnity and guarantee।
contract of indemnity and guarantee. ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 124 टू सेक्शन 147, सेक्शन 124 टू सेक्शन 147. दूसरा लिखो बी, contract of bailment and pledge. सर बी देख लिखना है, बी. हाँ बी देखिए, contract of bailment and pledge. सर प्लेस के बाद क्या बोले पहले? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के पास बेलमेंट. आवाज नहीं आ रहा. सेक्शन 148 टू सेक्शन 181. सेक्शन बताइएगा. 181. थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. Contract of agency, section 182 to section 238. सेक्शन 182 टू सेक्शन 238. ठीक है, तो ये इतना कुछ पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स से. तो हेडिंग दे दीजिए फंडामेंटल टर्म्स या बेसिक टर्म. बिजनेस लॉ में इतना ही चैप्टर है? नहीं रे, और भी है. ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हुआ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट है, फेमा है, फेरा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, बहुत सारा है. सर आप सेकंड सेम में बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे क्या? बिजनेस लॉ भी पढ़ाएंगे और देखो क्या होता है, क्या मिलता है. भी तो बिजनेस लॉ मिला. ओके और सर. अकाउंट्स ऑल्टरनेट चलेगा टीटीएस में. ठीक है, मैं सोची अकाउंट्स में है. नहीं दोनों ही मिला है. तो टीटीएस में अकाउंट्स चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे फ्रॉम 11 o'clock. ठीक है, चलिए तो आगे लिखिए फंडामेंटल टर्म. ठीक है, लिखो सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट Section 2 of the Act defines. Section 2 of the Act define some fundamental terms. Some fundamental terms. चलिए, अब पहला टर्म है प्रपोजल. पहला टर्म है प्रपोजल. ठीक है, प्रपोजल सेक्शन 2 सबसेक्शन ए. ऐसे लिखोगे ए स्मॉल, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन से स्मॉल होगा. यू विल राइट लाइक दिस. सेक्शन 2 सबसेक्शन ए. ठीक है, अब ये प्रपोजल क्या होता है तो बात ध्यान रखना. ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया. ठीक है, ए बोला बी से, क्या बोला सर? ए बोला बी से, बी क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? ठीक है, ए बी से बोला कि विल यू प्ले क्रिकेट विथ मी? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, कि क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे. मतलब ए जो है वो बी को प्रपोजल दे रहा है, बी से पूछ रहा है और उसके आंसर का वेट कर रहा है. ठीक है, तो प्रपोजल में बहुत नेसेसरी पॉइंट क्या है सर कि जब आप किसी से कुछ पूछते हो ना तो
तो आप उसके जवाब का वेट करते हो। अगर हम सेंटेंस चेंज करेंगे, चलो ए बोला बी को कि बी तुमको मेरे साथ क्रिकेट खेलना है, तो ये प्रपोजल नहीं हुआ सर, दिस इज नॉट गोइंग टू प्रपोजल, ये आपका ऑर्डर हो गया कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि तुम मेरे साथ खेलो, ठीक है। लेकिन जब उससे किसी से पूछते हैं तो तुम क्या बोलते हैं, प्रपोजल। तो कहता क्या है कि जब एक इंसान या जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करने या कुछ ना करने की इच्छा जाहिर करता हो, ठीक है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने या कुछ ना करने की इच्छा जाहिर करता हो और उसके जवाब का इंतजार करता हो, उसको हम प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम आंसर का वेट नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर हो जाएगा। तो प्रपोजल में बहुत नेसेसरी कि आप जिससे पूछ रहे हो, ठीक है, आप उसके जवाब का वेट करो। सो राइट द डेफिनेशन लिखो। When one person, when one person signifies to other person, when one person signifies to other person in order to, wait. When one person signifies to other person his willingness, add karna, his willingness in order to do or to abstain from doing anything, or to abstain from doing anything. हम repeat कर रहे शुरू से। When one, explain sir, क्या बोले? repeat कर रहे सुनने से। When one person signifies to other person his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, assent of that person to such act or for abstinence, when one person signifies to other person his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or for abstinence is known as proposal. So abstinence क्या बोले सर, स्पेलिंग बोलिएगा बस। ABSTINENCE, ठीक है। अब ये डेफिनेशन लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें आपको चेंज नहीं करोगे, मतलब प्रपोजल डेफिनेशन आता है तो आपको सेम टू सेम लिखना होगा। डेफिनेशन क्या हम समझाते हैं कि सर जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपनी इच्छा रखे, इंग्लिश में मतलब इच्छा होता है सर, इच्छा क्या, तो या तो कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, सर अब नहीं मन पड़ने का, आप छोड़ दीजिए ना, क्या आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आएगा, ठीक है। और इन रिटर्न उसके आंसर का वेट करें, उसके आंसर का वेट करें, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोजल, ठीक है। अब ये नहीं है कि प्रपोजल में से एक्सेप्ट ही हो जाएगा। जैसे ए जो बी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे, तो बी के पास दो ऑप्शन है सर, या तो वो यस बोलेगा या तो वो नो बोलेगा, ठीक है, लेकिन उसका बोलना जरूरी है। यस नो से मतलब नहीं, उसका बोलना जरूरी है। अगर वो अप्लाई कर दिया कहेंगे प्रपोजल हो गया, ठीक है। यस बोलेगा एक्सेप्टेड, नो बोलेगा तो रिजेक्टेड। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No sir. Promise. Section 2 subsection B. Section 2 subsection B. Write the definition. When the person to whom
proposal is made, yes, रिपीट करिए। when the person to whom proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Full stop. A proposal when accepted becomes promise. A proposal once accepted become promise. ठीक है, मतलब सर ए ने बी से पूछा कि बी भाई क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे, बी बोला हाँ हम खेलेंगे, तो जैसे ही बी एक्सेप्ट कर लिया अब ये वादा बन गया सर कि अब बी को वादा निभाना पड़ेगा, वादा किया तो सही है, निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बोल दिए आपको खेलना है तो आपको खेलने जाना पड़ेगा। मतलब जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉमिस। कोई दिक्कत? चलिए सर एक बार रिपीट कीजिएगा डेफिनेशन।